बी द पार्ट ऑफ इमर्जिंग इंडिया। और इस वीडियो में हम बात करेंगे S-400 की, चाइनीज़ S-400 की। और चाइनीज़ S-400 में एक बहुत बड़ी वीकनेस है। उसकी वीकनेस ये है कि उसकी जो इंटरसेप्ट करने की रेंज है वो केवल 250 किलोमीटर है। क्या S-400 बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा टू फ्रंट वॉर में अगेंस्ट इंडिया? तो जवाब है नहीं। ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे नहीं। पहले बात करते हैं S-400 की डिप्लॉयमेंट की कि S-400 की डिप्लॉयमेंट आखिर होगी कहाँ। तो S-400 की डिप्लॉयमेंट होगी मेनली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं चाइना के, जैसे संघाई और बीजिंग, वुहान में भी हो सकती है। तो इन सिटीज़ में होगी, बॉर्डर एरियाज़ में नहीं होगी। और चाइना जहाँ तक करेगा भी नहीं, क्योंकि अगर आप बॉर्डर एरिया में S-400 की डिप्लॉयमेंट करते हैं तो ये उसे और भी ज़्यादा वीक बना देता है। तो पहले से 250 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल के साथ वीक है, और उसे और भी ज़्यादा वीक बना देता है अगर उसकी डिप्लॉयमेंट आप बॉर्डर एरियाज़ में कर दें। क्योंकि देखिए, कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है ना, या फिर एयर डिफेंस सिस्टम, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट करके छोड़ता है एयर में। और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है उसकी एक रेंज होती है जो कि S-400 की है 600 किलोमीटर। तो अगर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पे कोई भी चीज़ टकराती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वापस रडार पे आके टकराती है, जिससे कि कोई भी चीज़ डिटेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप बॉर्डर एरियाज़ में S-400 डिप्लॉय करेंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पहाड़ों से टकरा के वापस आ जाएंगी, यानी वो आगे तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जा ही नहीं पाएंगी। कि तो अगर आपको किसी थ्रेड को डिटेक्ट करना है तो वो तभी वहाँ पर डिटेक्ट हो सकता है जब वो बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पर उड़ रहा हो। अगर वो कम एल्टीट्यूड पर उड़ेगा तो वो कभी भी डिटेक्ट नहीं होगा तिब्बत जैसे एरिया में S-400 के साथ। अब ऐसे भी तिब्बत को कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट प्लेटू है, तो यहाँ पर डिटेक्ट होने का सवाल ही नहीं है। अब इस वीकनेस को इंडिया कैसे फ़ायदा उठा सकता है? तो उसके लिए इंडिया के पास 3 ऑप्शंस हैं। एक है राफेल, दूसरा है ब्रह्मोस, तीसरा है एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, जो इंडिया की नई न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है वो। अब आगे आपको बताता हूँ कैसे। पहले अगर हम बात करें ब्रह्मोस की, तो इसकी एक बहुत ही खास स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिकेशन यह है कि ये 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है नो डाउट। और इसके साथ ही ये 3 से 4 मीटर के एल्टीट्यूड पर उड़ता है। अभी ये देखिए, एल्टीट्यूड वाली बात आ गई। जो S-400 है वो तो पहले ही बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर बॉर्डर एरियाज में खासकर डिटेक्ट करेगा, और बहुत ज़्यादा जो हाई एल्टीट्यूड पर उड़ेगा वही डिटेक्ट कर पाएगा। लेकिन अब ब्रह्मोस के साथ ही क्या है कि एक तो इसकी स्पीड जो 4000 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक तो इसकी स्पीड इतनी तेज़ है कि इसे कोई भी दुनिया का रडार ट्रेस ही नहीं कर सकता। अगर कोई भी इसे ट्रैक कर लेता है तो ट्रैक कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी तेज़ रफ्तार पर कोई भी रडार जो है किसी मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाता है। और ख़ासकर ब्रह्मोस इतना मैनूवरेबल मिसाइल है कि वो पहाड़ों के बीच से बहुत ही शार्प टर्न्स लेता है, बहुत ज़्यादा मैनूवर करते हुए आगे बढ़ता है। क्रूज़ मिसाइल है तो जाहिर सी बात है मैनूवर करेगा। लेकिन ब्रह्मोस क्या है, 4000 किलोमीटर की स्पीड से बहुत तेज़ी से मैनूवर करता है, इससे इसे ट्रेस कर पाना और भी मुश्किल हो जाता है। अब अगर आप इसे तिब्बत के एरिया में डिप्लॉय कर दें तो ब्रह्मोस को तो बहुत ज़्यादा कम एल्टीट्यूड पर उड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी तिब्बत पे वही चीज़ डिटेक्ट होती है जो बहुत ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पर उड़े। तो ये ब्रह्मोस को और प्लस पॉइंट दे देगी। तो इससे क्या होगा कि ब्रह्मोस 100% एक्यूरेसी से बिना S-400 के रडार पर ट्रैक हुए S-400 को टेक ऑन कर लेगा। और उसके साथ ही ब्रह्मोस में स्टेल्थ फीचर भी हैं। अब अगर दूसरी बात करें, यानी दूसरा कौन सा अल्टरनेटिव है, क्या है कि तोड़ है S-400 का इंडिया के पास, तो वो है राफेल। जी हाँ, राफेल। वो कैसे बताता हूँ। तो राफेल में जो मिसाइल लगी हुई है स्कैल्प मिसाइल, ये क्या है, बस इसकी ब्रह्मोस में
ब्रह्मोस में उसमें बस एक डिफरेंस है कि ब्रह्मोस लगभग 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है, वहीं जो स्कैल्प मिसाइल है ये लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। एक सबसोनिक मिसाइल है, बस सिर्फ स्पीड का डिफरेंस है, बाकी रेंज का नहीं डिफरेंस है। और ये तो बल्कि स्कैल्प मिसाइल जो है ये तो बहुत ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पर उड़े तब भी रडार पर कैप्चर नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल स्टेल्थ मिसाइल है, यानी अगर एल्टीट्यूड पर भी उड़े तब भी ये रडार में कैप्चर नहीं होती। एक तो इसकी मिसाइल हो गई, दूसरा जो है राफेल में जो इसका राफेल का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए इसमें स्पेक्ट्रा वॉरफेयर सिस्टम जो लगा हुआ है, ये क्या करता है कि जितने भी ये एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह होते हैं ना, या फिर जितने भी ये जो एयर सुपीरियरिटी या फिर कोई भी फाइटर जेट होते हैं जिनमें रडार वगैरह कुछ भी हो, तो ये जो एनिमी के जो रडार्स होते हैं उनको क्या करता है, जाम कर देता है। उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसी को मैच करके ये इसकी जैमिंग फ्रीक्वेंसी बना देता है और उसे रडार पर छोड़ता है, जिससे क्या होता है, रडार जैम हो जाता है। लेकिन S-400 की ख़ास बात यह है कि इसमें एंटी जैमिंग फीचर्स जो है एंटी जैमिंग मेजरमेंट टेक्नोलॉजी इसमें लगी हुई है, जिससे क्या होता है कि जैम जो है एक सोर्स से नहीं हो सकते, यानी अगर हम किसी एक राफेल से जैमिंग फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो वो जैम नहीं होगा। लेकिन इसका भी तोड़ है, हमारे पास 36 राफेल है, तो हम कई एंड से अगर उसी फ्रीक्वेंसी को मैच करके जैमिंग फ्रीक्वेंसी S-400 पर डालेंगे तो जैम हो जाएगा। उसके बाद इंडिया के पास राफेल में दूसरा तोड़ है, वो ये है कि राफेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स खुद से जनरेट करता है। जी हाँ, इसके पास एक तो एक्स गार्ड करके एक और टेक्नोलॉजी है, और साथ में खुद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स खुद से जनरेट करता है। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए ग्राउंड से कोई मिसाइल वगैरह इस पर फायर की गई, या फिर एनिमी के फाइटर एयरक्राफ्ट से कोई मिसाइल फायर की गई, तो वो क्या करता है कि वो उसे डाइवर्ट कर देता है, मतलब ये जो निश्चित इसका नेविगेशन पाथ होता है ना, उसको बदल कर मिसाइल को डाइवर्ट कर देता है। इसके साथ ही फाइटर एयरक्राफ्ट्स के क्या करता है कि फाइटर एयरक्राफ्ट्स की जो एयर टू एयर मिसाइल्स होती हैं उसका नेविगेशन सिस्टम जैम कर देता है। राफेल की ये खूबी है कि इसमें इतना बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा है कि इसके तरफ अगर आप कोई मिसाइल मारेंगे तो उसका जो नेविगेशन सिस्टम होता है ना, वो या तो डिस्ट्रैक्ट कर देगा या तो जैम कर देगा उसको। और सेम ये करता है कि डॉग फाइट में भी जो इसके सामने फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उसको उसके रडार को ये जैम कर देता है। उससे क्या होता है कि एयरक्राफ्ट जो है बेकार हो जाता है, वो नेविगेट कर ही नहीं पाता है। पर ऐसा नहीं है कि जो है ये खुद भी जैम हो जाए, ये नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी जो है दुनिया की सबसे बेस्ट लगी हुई है। इससे क्या होता है कि ये जैम नहीं हो पाता, मतलब जितने S-400 में जैसे टेक्नोलॉजी लगी है ना, कि उससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी राफेल में लगी है, इस वजह से जैम हो नहीं पाता है। और साथ ही राफेल में एक्टिव स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जो कि कुछ देर तक रडार पर राफेल को इनविजिबल बना देती है। यानी अपने स्टेल्थ विमान का नाम सुना होगा, 5th जनरेशन जो विमान होते हैं वो रडार पर काफ़ी बार दिख भी जाते हैं। इसमें दुनिया में केवल 2 ही ऐसे विमान है जो कि वास्तव में 5th जनरेशन स्टेल्थ है, जिनमें सबसे ज़्यादा स्टेल्थ है F-22 रैप्टर और दूसरा है F-35 लाइटनिंग। लेकिन ये क्या होते हैं कि 100 किलोमीटर की रेंज के बाद ये डिटेक्ट होने लग जाते हैं। लेकिन राफेल में क्या है, एक्टिव स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी हुई है। इससे क्या होता है कि ये 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर अंदर आ जाता है रडार के पास या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट के पास आ जाता है, तब भी आप इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें खामी है कि बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, जैसे F-22 रैप्टर हो गया, तो ये जब तक ये ऑपरेशनल रहेगा, जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं कर रहे तब पूरे टाइम ये हिडन रहेगा। लेकिन राफेल के साथ क्या है कि ये पूरा टाइम हिडन नहीं रहेगा, इसका एक निश्चित टाइम होता है जितना कि ये एक्टिव स्टेल्थ टेक्नोलॉजी काम कर पाती है, और उतने ही समय तक ये स्टेल्थ रख पाती है राफेल को। और इसी तरह राफेल जो है ना, वो जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम नीचे होते हैं लैंड पे, उन सभी को ढूंढ के डिस्ट्रॉय कर देता है राफेल। और इन दोनों का ही प्रूफ देते हुए मैं आपको बता दूं कि एक बार रसिया ने टेस्ट किया था S-300 को ब्रह्मोस के साथ, और फिर ब्रह्मोस जो है अपनी ताकत दिखाते हुए S-300 के रडार को
रडार में आया ही नहीं था, मतलब कैप्चर ही नहीं कर पाया था S-300 का रडार ब्रह्मोस को। तो इससे आप जो है ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी को समझ सकते हैं। इसके साथ अगर हम राफेल की बात देखें तो राफेल जो है S-300 के रडार को जैम कर चुका है दोस्तों। S-300 के रडार को जैम ही कर दिया था राफेल ने। अभी लेटेस्ट अभी तुर्की का एग्जांपल तो है ही, जहाँ पर तुर्की के एयरबेस पे, सोच लीजिए एयरबेस पे जहाँ इतना ज़्यादा जो है एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह और सिक्योरिटी लगी रहती है, वहाँ पे जाके तुर्की ने भारी बमबारी कर दी। जितने भी उनके अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, साथ में कई रशियन रडार्स वगैरह थे, सब के सब डॉज हो गए। तो समझ सकते हैं क्या कैपेबिलिटी है राफेल की। और उसके साथ में जो तीसरा ऑप्शन है इंडिया के पास, वो है एंटी रेडिएशन मिसाइल का। इंडिया के पास जो तीसरा ऑप्शन है अगेंस्ट S-400, वो है न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे बेस्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि मेड इन इंडिया है। अब इसमें क्या है कि ये भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो होते हैं ना, इसको ये अपने सेंसर्स पर डिटेक्ट करता है और उसी को ट्रेस करके एकदम सटीक हमला करता है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम पे। अब ये सेम उसी थ्योरी पे काम करेगा। S-400 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को ट्रेस करते हुए उसको मार गिराएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि S-400 इसे पहले इंटरसेप्ट कर देगा, वो तो है एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ही है। इसमें क्या खास बात है? पहली बात तो ये स्टेल्थ होता है और दूसरी चीज़ इतने लो एल्टीट्यूड पर उड़ता है कि इसे रडार डिटेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप एक टारगेट पे 7 से 8 मिसाइल एक साथ मार दें तो नो डाउट 100% एक्यूरेसी से टेक ऑन हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या थोड़ा खर्चीला होता है, इसमें आपको एक साथ ज़्यादा मात्रा में मिसाइल्स मारनी पड़ती हैं और S-400 को इस मिसाइल के साथ टेक ऑन करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी स्पीड जो है S-400 जितनी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट जो है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को मार पाता है बिल्कुल एक्यूरेसी से, क्योंकि ये उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को डिटेक्ट कर लेता है। हाँ, इससे एक फ़ायदा ये होगा कि इससे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की सटीक लोकेशन का पता लग जाता है, क्योंकि ये उसी को पता लगाने के लिए, मार गिराने के लिए बना ही है। तो ये इंडिया के पास कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो पब्लिक डोमेन में अभी अवेलेबल हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि S-400 भी मार गिराया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान के साइड, तो उनका जो बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है वो है LY-80, जो कि एक तरीके से समझ लीजिए S-400 के पैर के जूती भी नहीं है, न टेक्नोलॉजी के मामले में ना ही एडवांसमेंट के मामले में। और इसकी जो ट्रैकिंग रेंज है वो 80 किलोमीटर है, इंटरसेप्ट करने की जो रेंज है वो 40 किलोमीटर है। इसके अलावा एक्यूरेसी एक टारगेट पर 40 से 50% देता है और 2 टारगेट पे वो काम करना बंद भी कर देता है, क्योंकि वो मेड इन चाइना है। आप समझ सकते हैं क्या उसकी क्वालिटी होगी। जब S-400 तक नहीं बच पा रहे इंडिया से, तो LY-80 तो दुनिया के टॉप 15 एयर डिफेंस सिस्टम्स में भी नहीं आता। तो वो तो बड़ी आसानी से इसी सेम मेथड से टेक ऑन किया जा सकता है। बाकी अगर आपको इंडिया के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि अभी वर्तमान में दुनिया के टॉप 3 बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है, जो कि इंडिया के एयर डिफेंस को 100% प्रोटेक्शन देती है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो इमर्जिंग इंडिया की प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। और इसके साथ ही इमर्जिंग इंडिया के ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लें, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बी द पार्ट ऑफ इमर्जिंग इंडिया।